हेलो स्टूडेंटों, वेलकम बैक टू मंगलम क्लासेज। सभी स्टूडेंटों को शिवम सर की ओर से आप सभी को जो हमारी छुट्टियां मन रही है, इसमें आपके लिए मैं 10th क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर लेके आया हूं कृषि के बारे में। तो आज हम क्लास में बात करेंगे कृषि किसे कहते हैं। आप सभी को पता है कि मानव जो हमारे भारत में बात करें तो भारत में 60% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। जो कृषि को एक कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आती है। प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें जितने भी उद्योग कारखाने या बड़े उद्योग कारखाने सभी कृषि पर निर्भर होते हैं कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। तो हम आज बात करें कृषि के बारे में। ठीक है स्टूडेंटों, चलो आओ मेरे साथ कृषि के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं, कृषि वह क्रिया है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि का उपयोग करके, किसान भूमि का उपयोग करके फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसमें पशुपालन भी करते हैं। कि अधिकतर गांवों में लोग कृषि के साथ साथ पशुओं का पालन भी करते हैं जिससे उनकी आजीविका सुचारू रूप से चल सके। और वहां की मत्स्य पालन आदि करके आवश्यकताओं को, अर्थात मानव आदि काम करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब बात करते हैं भैया कृषि का महत्व। आप सबको पता है कृषि एक महत्वपूर्ण चीज है हमारे आर्थिक जीवन को सुधार करने के लिए या अपने जीवन को व्यापन करने के लिए। जैसे कि अनाज खेती करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, ज्वार बाजरा। व्यवसायिक कृषि भी आपने देखी होगी, जो व्यापार का उनका मेन उद्देश्य होता है व्यापार करना। एक कृषि होती है जो हमारे जीवन व्यापन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए कृषि होती जाती है, और एक होती है व्यापार के उद्देश्य के लिए जो केवल बड़े स्तर पर जो व्यापार करने के लिए। बात करें जैसे कौन कौन सी हो सकती है, चाय का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन, कपास का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन। आप सभी को पता है गन्ने का उत्पादन लोग खुद के लिए थोड़ी करेंगे, अरे आजीविका चलाने थोड़ी करेंगे, वो अपने क्या करेंगे व्यापार के लिए, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। एक होता है बागवानी कृषि। बागवानी कृषि होती है जिसमें फल आदि का उत्पादन करके व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, फल सब्जियां आदि का होता है। फिर एक होता है पशुपालन। अधिकतर लोग जो भी कृषि कार्य से जुड़े होते हैं वो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। फिर बात करते हैं वाहनिकी। जंगलों से कंदमूल फल, पहले भी आपको आदिम जो लोग थे वो क्या करते थे, वाहनी पर निर्भर थे। फिर बात करते हैं मत्स्य पालन। लोग जो समुद्र के तटीयवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो कृषि के साथ मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फसल। जो इधर देखो उसी बात पे हम बात करते हैं जो भारत में कृषि का महत्व किस प्रकार से है, कि भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है तो उसका महत्व किस प्रकार से है बात करते हैं। इधर देखो, भारत कृषि प्रधान देश है। आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें 60% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? कृषि पर निर्भर होते हैं। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि हमें खाद्यान्न क्या प्राप्त करवाती है? चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार बाजरा आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करके हम हमारी आजीविका को चलाते हैं। फिर बात करते हैं कच्चा माल भी प्राप्त होता है उद्योग कारखाने के लिए। हमें कृषि से कपास, जूट, गन्ना आदि, रबड़, इनसे हमें कच्चा माल भी प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं निर्यात वाला। एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। शब्द दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक तो निर्यात। निर्यात का मतलब होता है अलग देशों से हमारे देश में आना। जैसे किसी देश, हमारे देश में किसी भी चीजों की वस्तु की कमी है तो हम अन्य देश पर निर्भर होते हैं, तो उस देश से हमारे देश में जो चीजें वस्तु आती है उसे निर्यात कहते हैं। आयात बोलते हैं, बोलते हैं आयात। और निर्यात कहते हैं जो हमारे उत्पादन वस्तुओं को बाहर विदेशों में भेजना, निर्यात कहलाता है। अब इधर देखो, चाय, कॉफी, मसाले प्राप्त होते हैं। निर्यात बेचना या बाहर भेजना, हमारी उत्पादन वस्तुओं को बाहर भेजना निर्यात कहलाता है। फिर बात करते हैं कृषि प्राथमिक क्रिया है। मैंने पहले बताया था आपको, प्राथमिक क्रिया के अंदर कृषि को रखा जाता है जो प्राइमरी एक्टिविटी है। इसे जीवन उद्योग पर आधारित है, सुनो रे, और यह हमारे जीवन का उद्योग पर आधारित माना जाता है क्योंकि उद्योग कारखानों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हमें कृषि पर निर्भर होना पड़ता है। फिर बात करते हैं, आप सभी को देखो चित्र में दे रखा होगा कैसे लोग पहले, इधर देखो, आधुनिक समय में कृषि में जो नई तकनीकी बदली है, हमारी कृषि में बदलाव भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले पशुओं का उपयोग करते थे कृषि को उत्पादन करने में, और लगातार विकसित कृषि होने के कारण हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। फिर बात करते हैं हम अगली कि भैया हमारे जो भारत कृषि प्रधान देश है इसमें कृषि को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो पहले बात करते हैं, मंगलम कोचिंग क्लासेज आपके लिए हमेशा निर्भर रहेगा और बढ़िया कंटेंट के रूप में आपको तैयार करके देगा। फिर हम बात करते हैं भारत में जो कृषि प्रधान देश है, भारत क्या एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कितने प्रकार की कृषि है। तो हम पहले बात करते प्रथम, अर्थात भारत में किस प्रकार की कृषि कितने प्रकार से की जाती है। तो पहली कृषि है प्रारंभिक जीविका कृषि, अर्थात प्रारंभिक का मतलब होता है स्टार्टिंग से, जो अपने जीवन को यापन करने के लिए, जो आदिम मानव काल स्टार्टिंग से जो कृषि करते थे बिना आधुनिक तकनीकी से अपने जीवन को चलाने के लिए, यापन करने के लिए, तो उन कृषि को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि,
उनका उद्देश्य इतना होता था कि हमारा जीवन चले, मात्र हमारा पेट भर सके, इतना यानी कि अपने जीविका के लिए निर्वाह करने के लिए कृषि करते थे। भूमि सुनो, अब दिमाग लगाओ, यदि मान लो कोई व्यक्ति फसल का उत्पादन करता है अपने जीवन को यापन करने के लिए, तो उनका खेतों का स्तर कैसा होगा? छोटा। तो भूमि के टुकड़े कैसे होंगे भैया? छोटे रूप में मिलेंगे। तो जितना ही उत्पादन होगा, जितना ही अपनी जीविका चल पाएगी। आदिम औजार, तो आदिम जो पुराने जमाने के औजार थे लकड़ी के बने हुए, हत्थे, बैलगाड़ियां अर्थात बैलों के द्वारा जो हल जोतने वाला काम, वो पुराने वाले थे, परंपरा वाले। लकड़ी के हल, दाव, खुदाई की छड़ी आदि का उपयोग करते थे खेती के औजारों के रूप में। फिर बात करते हैं जो ये प्रारंभिक जो कृषि थी, आजीविका कृषि, ये क्या था? एक स्थायी नहीं थी। क्या थी? एक स्थायी जगह पे नहीं थी, क्योंकि उस समय में लोगों को सोचने की क्षमता कम थी, तकनीक का अभाव था। तो ना ही उर्वरक खाद, रासायनिक खाद का अभाव होने के कारण लोग हर 5 साल में जगह छोड़कर अलग जगह पर कृषि करते थे, जिसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, यदि मान लो 1 वर्ष यानी कि 5 वर्ष में किसी एक स्थान पर हम कृषि करते हैं, तो उस कृषि वाली मृदा की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो उस कम होने के कारण उसे अलग जगह चयन करनी पड़ती है किसानों को। तो अलग जगह जाकर जंगलों को काटकर जलाकर जो राख बचती है, उस राख को चारों ओर फैलाकर जो कृषि करते हैं, उसे कर्त दहन के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि उस जगह सफाई करके जो दहन किया जाता है जंगलों का, फिर वहां कृषि करते हैं, तो उसे कर्त दहन कृषि प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। और इसका एक नाम और है झूम कृषि। क्या बोलते हैं? झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं इस कृषि को करने का कारण क्या था? क्योंकि पहले आधुनिक समय में तो क्या है, नए नए दवाओं का उपयोग करने लग गए लोग, रासायनिक खादों का उपयोग। पहले यानी कि पहले के जमाने में ऐसा कुछ था नहीं, तो क्या कारण था? उर्वरक कम होने के कारण भूमि बदल दी जाती थी और उत्पादकता कम होती थी। पहले क्या था? कम जगह में, ज्यादा जगह में उत्पादन कम होता था, और आज क्या है? कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, और कम समय में। कारण क्या है? रासायनिक दवाओं का कारण है। फिर बात करते हैं भारत में नाम, अलग अलग क्षेत्रों में इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। पहले बात करते हैं जो भारत का, इधर देखो रे, जो भारत का उत्तर व पूर्वी वाला, इधर देखो, उत्तर पूर्व वाला इलाका है, भारत का उत्तरी पूर्व राज्य है, जिसे क्या बोलते हैं? झूमिंग या झूम के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू के नाम से जानते हैं, और बस्तर दीपा के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से बोलते हैं। राजस्थान में से वालरे और वाल्टरे के नाम से बोलते हैं। हमारे राजस्थान में इस कृषि को क्या बोलते हैं? वालरे कृषि। जो झूमिंग कृषि का नाम क्या है? वालरे कृषि और वाल्टरे कृषि। फिर बात करते हैं अन्य क्षेत्र, धैया, कुरुआ और खिल आदि के नाम से इस कृषि को अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जाना जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, सबसे पहले हमने बात करी थी आदिम जीवन निर्वाह कृषि। अब सेकंड कृषि है, उसका नाम है गहन निर्वाह कृषि। क्या नाम है दोस्तों? गहन निर्वाह कृषि। अब आपको शब्द देखकर आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। गहन का मतलब होता है गहनता से। पहले हमने किया था कि कम समय में, ज्यादा समय में, बड़ी जगह में कम उत्पादन किया था। तो अब क्या करेंगे? कम जगह में कम समय में अधिक उत्पादन करना पड़ेगा, तो हमें गहनता से कृषि करनी पड़ेगी ना, थोड़े टेक्नोलॉजी के अनुसार, आधुनिक समय के अनुसार। तो गहन जीविका कृषि अर्थात भूखंड तो क्या होंगे? छोटे, उत्पादन क्या होंगे? ज्यादा, और रासायनिक और उर्वरक खादों का उपयोग करेंगे तभी संभव होगा। तो बात करते हैं, इधर देखो, तो इसमें क्या होगा? अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। अब ये वाली कृषि कहां पाई जाती है? आपको सभी को पता है। यदि मान लो किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या अधिक हो और भूमि का क्षेत्र कम हो, तो टुकड़े कम होंगे भूमि वाला क्षेत्र, तो लोग अधिक उत्पादन करने सोचेंगे। तो कारण यही है। तो ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां अधिक जनसंख्या होती है। क्या होती है? अधिक जनसंख्या, और क्षेत्र में वाली क्षेत्रों में काम आती है। फिर बात करते हैं इन कृषि के लिए भैया श्रमिक भी अधिक है, आवश्यकता पड़ती है। तो अधिक श्रमिक एवं खाद सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तुम्हें पता है ज्यादा उत्पादन कम समय करने के लिए हमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। गहनता से करेंगे, अच्छी कृषि की देखभाल करते हुए करेंगे, तो श्रमिक में अधिक चाहिए हमें, और खाद सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। फिर बात करते हैं हम भूमि के टुकड़े, मैंने आपको बताया था छोटे होंगे और खंडित के रूप में होंगे, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है और भूमि का टुकड़ा कम है, तो भैया उत्पादन भी हमें, लोगों के पेट भी भरना है, अर्थात फसल भी उत्पादन ज्यादा करनी है, और फसल वाला क्षेत्र भी कम है। तो हम क्या करेंगे? छोटे टुकड़े में करेंगे, खंडित रूप में करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी बटन के रूप में काम करते हैं। अर्थात यदि सबको पता है, एग्जाम्पल मैं आपको गाँव की भाषा में समझाता हूँ। यदि मान लो एक खेत था, एक व्यक्ति के था, उसके 4 बेटे हो गए, 4 टुकड़े हुए, फिर 4 टुकड़े हुए, तो तुम्हें पता है लगातार हमारे भूमि का टुकड़े का खंडन होते जा रहे हैं। अब जनसंख्या, भूमि तो कभी बढ़ नहीं सकती, भूखंड कभी बढ़ सकते हैं क्या? नहीं ना, जनसंख्या तो ग्रोथ करती जा रही है। तो इनके लिए ये कृषि क्या होती है? लाभदायक मानी जाती है। फिर बात करते हैं इसका लक्ष्य क्या है? कम भूमि, अरे भूमि तो कम और अधिक उत्पादन करना। कम भूमि में अधिक उत्पादन कम समय में।
जो आज के युग में ऐसी भूमि का उपयोग या ऐसी फसल का उपयोग कौन करता है? चाइना। ठीक है, अब देखो ये कर रहे हैं, अधिक श्रमिक लगे हुए हैं, देखो महिलाएं कैसे लग रही हुई है। अब सुनो, आधुनिक समय में आधुनिक सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं, छिड़काव तंत्र देखो लगे हुए हैं ना, छिड़काव तंत्र। अब देखो ये वाला आप एरिया दिखा हुआ है, दिख रहा है ना एरिया, एक भूखंड है, भूमि की वाली किसान की, ये खेती वाली है, लेकिन देखो कितने छोटे टुकड़े टुकड़े है ना, देखो कितने सारे टुकड़े। तो ये इन क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है ना, और गहनता से और आधुनिक तकनीकी के द्वारा ये कृषि संभव मानी जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वाणिज्यिक कृषि। सबसे पहले मैंने वापस रिपीट कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं, मैं सबसे पहले हमने पढ़ा जीवन निर्वाह कृषि, जीवन को व्यापन करने के लिए जो आदिम मानव इस कृषि का उपयोग करते थे। सेकंड हमने भी पढ़ा था नेक्स्ट कि भैया कौन सा? गहन निर्वाह कृषि, गहनता से अध्ययन करना है, गहनता से कृषि को करना है, कम जगह में ज्यादा उत्पादन करना है। फिर हम बात करते हैं भैया वाणिज्यिक कृषि। आपको नाम सुनते ही आपको थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा, वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि, उसका नाम होता है वाणिज्यिक कृषि। लोगों का उद्देश्य मेन इतना होता है कि व्यापार करना कह रहे हैं, मतलब ऐसी फसलों का उत्पादन करना जिससे हमें इनकम का स्रोत प्राप्त हो। तो इधर देखो उनका उद्देश्य क्या है? बाजार के लिए। मेन उद्देश्य क्या होता है? बाजार के लिए उत्पादन करना। फिर आधुनिक संसाधन कैसे करेंगे? उपयोग करेंगे, जैसे बीज, अच्छी क्वालिटी वाला बीज, खाद उर्वरक का उपयोग करेंगे, कीटनाशक का उपयोग करेंगे, जिससे तो भैया हमारी फसल क्या होगी? सुरक्षित होगी। फिर बात करते हैं फसल एक राज्य में वाणिज्यिक के रूप में, दूसरे में जीविका फसल हो सकती है। फिर बात करते हैं इधर देखो, जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, चावल फसल ऐसी है जो पंजाब में उत्पादन की जाती है, भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में। पंजाब हरियाणा वाणिज्यिक कृषि, परंतु उड़ीसा में जीविका कृषि। कहने मतलब यह है कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अपनी जीवन को चलाने के लिए, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जीवन भी व्यापन हो रहा है और व्यापार का उद्देश्य भी पूरा हो रहा है। जो एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है अभी को कि पंजाब और हरियाणा में तो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है ये फसल, और उड़ीसा में क्या करते हैं? इसको जीवन को चलाने के लिए। एग्जाम्पल आपने देख लिया, समझो थोड़ा। फिर बात करते हैं वाणिज्यिक एवं जीविका फसल में अंतर बात करें तो वाणिज्य फसल किसे कहते हैं और जीविका कृषि किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं मतलब। फिर वाणिज्य का मैंने आपको बताया था भी कि भैया वे फसल जिसका उद्देश्य हमें सीधा क्या हो? आर्थिक इकोनॉमी वृद्धि करने की बताती हो, या उससे इनकम का स्रोत प्राप्त हो हमें, तो वाणिज्य फसल कहलाते हैं। इधर देखो बाजार के उत्पादन के लिए, अधिक लाभ के लिए, और आधुनिक तकनीकी निवेश अधिक करेंगे इसमें। जैसे एग्जाम्पल के कपास, चाय, कॉफी और गन्ना। अरे कपास क्या हमारे जीवन को चलाने के लिए करते हैं उत्पादन? नहीं ना, बड़े क्षेत्र में करते हैं इसको उत्पादन। चाय का बड़ा क्षेत्र में उत्पादन करते हैं, एक ही किस्म की फसल होती है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जीविका फसल किसे कहते हैं? जीविका में परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन करना। नेक्स्ट बात करेंगे मुख्य उद्देश्य पेट भरना। नेक्स्ट करते हैं पारंपरिक तरीके से कम निवेश होगा भैया, पैसा कम खर्च करेंगे। उधर बाजरा है, दालें हैं, कुछ चावल भी है। ऐसे क्षेत्रों में हम क्या करते हैं? जीविका को चलाने के लिए फसल का उत्पादन करते हैं। अब इधर आप इधर देखो, जैसे मान लो चाय, कपास ऐसी फसल है जिसका उद्देश्य भी व्यापार करने के लिए होता है। चाय भी ऐसी फसल है जो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कॉफी, कर्नाटक। हाँ, तो हम कब बात कर रहे थे कपास के लिए? कपास इधर देखो, अब हमारा रोल स्टार्ट होता है क्योंकि इस जगह हमारा इंपोर्टेंट बनते हैं। जो मैप में आएगा हमारा 10th क्लास में, जो मानचित्र पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो इनमें से आएंगे। आपसे पूछा जाएगा भैया चाय वाले उत्पादन राज्यों के नाम बताइए, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कॉफी वाले कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार। तो आपको मैप में दे रखा है असम वाला क्षेत्र पंजाब हरियाणा। मूंगफली की बात करें गुजरात भैया, आंध्र प्रदेश। सोयाबीन की बात करें तो महाराष्ट्र में उत्पादन होगा। गन्ना की बात करें तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में। तेल का उत्पादन करें, इन क्षेत्रों में दे रखा है तमिलनाडु में। कॉफी का उत्पादन आंध्र प्रदेश में, रबड़ का उत्पादन, ये सारे उत्पादन इसमें दे रखे हैं। और ये मैप आपको दे रखा है जो इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम की दृष्टि से। आप इनको थोड़ा नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं मूंगफली गुजरात में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। सूरजमुखी आपने देखा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर। रबड़ की बात करें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तेल की बात करें, तेल पाम वाला तेल होता है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक के अंदर इनका उत्पादन किया जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी रोपण कृषि। हमने अब तक कौन सी कृषि पढ़ी? 3 कृषि पढ़ ली अपने। अब चौथी पढ़ेंगे रोपण कृषि। अर्थात रोपण कृषि उसे कहते हैं जिस कृषि को करने के लिए हमें उनके पौधों को लगाया जाता है, उन्हें रोपण कृषि भी कहते हैं। इसकी बात करें तो बड़े क्षेत्र में केवल एक ही फसल हो जाती है। ये इसको लगाने के लिए, इस फसल का उत्पादन करने के लिए हमें बड़े क्षेत्र होना चाहिए। इसकी बात करते हैं पूंजी अधिक होनी चाहिए, श्रमिक भी अधिक होने चाहिए, और उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में ये प्राप्त होता है।
अर्थात रोपण कृषि में हम जो भी फसल प्राप्त करेंगे वो क्या है, उद्योग कारखाने के लिए कच्चे माल प्राप्त करने का स्रोत पाया जाता है। और बात करते हैं मुख्य रोपण कृषि कौन कौन सी होती है, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला। ये फसलें ऐसी है जो रोपण कृषि के रूप में जानी जाती है। जो आपको दे रखा है मानचित्र में, देखो ये चाय का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन, रबड़ का उत्पादन, केला और ये गन्ने। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब इधर देखो, जितनी भी हमने फसलें पढ़ी, कितने प्रकार की भारत में फसलें हैं। अब बात करते हैं इन फसलों को उत्पादन करने के लिए हमें अलग अलग ऋतुओं के अनुसार इनका उत्पादन किया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में वातानुकूल, ठीक है, जलवायु के अनुसार इनका उत्पादन किया जाता है। तो हम बात करते हैं पहले भारत की फसल एवं ऋतुओं के अनुसार जो प्रारूप तैयार किया गया है। पहला है रबी की फसल। किसकी फसल, रबी की फसल। आप सभी को पता है रबी की फसल जो कि चलती है सर्दियों में होती है। तो इसका माह देखते हैं, बुआई का टाइम क्या है, अक्टूबर से दिसंबर के माह में बोई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहा जाता है। कटाई वाला टाइम क्या होता है, अप्रैल। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं अक्टूबर से जून या अक्टूबर दिसंबर से जून अप्रैल। तो ठीक है, कटाई का टाइम क्या है, अप्रैल और जून के मध्य इनको काटा जाता है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी रबी की फसलें, एग्जाम्पल की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों। मुख्य क्षेत्र जहां गेहूं का उत्पादन या रबी की फसलों का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, पंजाब। मैंने अभी बताया था आपको एग्जाम्पल की, भैया व्यापारिक वाणिज्यिक कृषि पंजाब में अधिक, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि में की जाती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों। मैप में यहाँ पे दे रखा है कि भैया भारत के अधिकांश उत्तरी और दक्षिण उत्तरी वाले राज्यों में कौन सी कृषि का उत्पादन करते हैं, रबी वाली फसलों का। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आदि में इनका उत्पादन करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, रबी की फसल पढ़ ली हमने। अब बात करते हैं खरीफ की फसल। तो फटाफट करते हैं यूट्यूब पर। बुआई का करता है जून से जुलाई के अंदर, मानसून की फसल भी बोनी जाती है इसको। खरीफ की फसल क्या है, जून से जुलाई के मध्य बोई जाती है। कटाई दिसंबर अक्टूबर के मध्य इसको काटी जाती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, चावल, मक्का, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली। ये किसके उदाहरण है, खरीफ की फसल के उदाहरण है। क्षेत्र की बात करें, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पहले आपको बोल देता हूं मैप इसलिए मैं आपके साथ ऐड करके लाया हूं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ऐसे पूछ जाते हैं कि भैया क्या पूछेंगे, खरीफ की फसलों का उत्पादन अधिकांश किन क्षेत्रों में भारत में किया जाता है, मैप में दर्शाइए। आगे मैं आप जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, इधर देखो, अरे चावल का क्या है, चावल का उत्पादन किन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन, ठीक है ना। बात करते हैं मक्का का उत्पादन, इन क्षेत्रों में अधिकांश। ज्वार का उत्पादन इन क्षेत्रों में, ठीक है। कपास का उत्पादन, कपास का ये महाराष्ट्र का अधिकांश कपास उत्पादन होती है। फिर जूट की बात करें, जूट ये दे रखा है मैंने, जूट। फिर है तूर, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, इनका उत्पादन अधिकांश इन क्षेत्रों में किया जाता है, जो आपकी एग्जाम्पल की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर बात करते हैं हम, हाँ अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी जायद वाली फसल की बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम जायद के बाद में भारत की प्रमुख फसलें। इधर देखो, हमने प्रथम फसलें पढ़ ली, अब पढ़ेंगे भारत की जो खाद्यान्न फसलें हैं, जो खाने के रूप में हम उनका उपयोग करते हैं, उन फसलों के बारे में बात करते हैं। तो पहले इधर देखो, भारत की प्रमुख फसलें जो खाद्यान्न के रूप में जानी जाती है, जो खाने के योग्य के लिए हम फसलों का उत्पादन करते हैं। फिर बात करते हैं हमारे भोजन के मुख्य फसलें हैं, करोड़ों लोग इनका आहार के रूप में प्रदान करते हैं या लेते हैं, किसानों की आय का स्रोत भी माना जाता है इन फसलों को। फिर बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे चावल के बारे में। चावल एक फसल है जो खाद्यान्न के रूप में जानी जाती है। भैया ये क्या है, खरीफ वाली फसल है। कौन से ऋतु में बोई जाती है भैया, खरीफ ऋतु में बोई जाती है। आवश्यकता शर्त क्या है, इधर देखो, इनका उत्पादन करने के लिए हमें शर्तें क्या दे रखी है, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्रों में इनका उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं क्षेत्र की, असम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कोंकण तट, जो महाराष्ट्र का कोंकण तट है वहाँ वाला, और उत्तर प्रदेश और बिहार में इन चावल वाली कृषियों का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं पंजाब, हरियाणा में सिंचाई भी, इसे भी सुनो रे, 2 राज्य दे रखा है, पंजाब, हरियाणा में सिंचाई के द्वारा इन फसल का उत्पादन करते हैं। भारत में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चावल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान चाइना पे आता है, सेकंड स्थान हमारा भारत माना जाता है। बात करते हैं, यह भैया गर्मी एवं आर्द्र जलवायु में पसंद आता है, ये उनमें उत्पादन किया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों के रूप में इन्हें जाना जाता है। देखो चावल का उत्पादन दे रखा है, चावल। बात करें भारत की तो ये पंजाब और हरियाणा, भारत का उत्तर वाला राज्य, और एक तटीय प्रदेश, ये वाला प्रदेश तटीय वाला, इन क्षेत्रों में, और ये महाराष्ट्र, इन्हें तटीय वाला प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे भैया पानी की भी आवश्यकता पूरी हो जाती है और टेम्परेचर भी 25 डिग्री तापमान सेल्सियस, वर्षा कितना
100 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर तापमान वर्षा के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ये केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, असम है, जो भारत का तटीय इलाका है, इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चावल के बाद में, अब करेंगे गेहूं की बात। किसकी बात करेंगे? गेहूं की फसल, जो किसकी फसल है? एक रबी की फसल के रूप में जानते हैं, रबी की फसल के रूप में जानते हैं। आवश्यकता शर्त की बात करें, ठंडी जलवायु, कितनी ठंडी जलवायु के बारे में बात करें तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। पकने पर धूप की आवश्यकता पड़ती है, जब पकते टाइम पे इनको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमें धूप की आवश्यकता। तो क्षेत्र कौन कौन क्षेत्रों में? पंजाब की बात करें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, जो भारत का उत्तरी और पश्चिम वाला इलाका है, अधिकांश उन क्षेत्रों में रबी की फसल की बात करें तो गेहूं का उत्पादन करते हैं। ठंडी जलवायु चाहिए, अच्छी वृद्धि होती है ठंडी जलवायु में। और वर्षा कैसी होनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होना अनिवार्य माना जाता है, उपयुक्त मानी जाती है। अरे पकने पर धूप की आवश्यकता पड़ती है इनको। और भारत की प्रमुख फसल रबी की फसल गेहूं को माना जाता है। आटा, इनका उपयोग लेते हैं हम आटे के लिए, ब्रेड के लिए, सूजी आदि का स्रोत है ये गेहूं। बात करें इनकी राज्य के मैप में, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से माना जाता है कि मैप में पूछा जाए कि भारत में किन राज्यों में गेहूं का उत्पादन करते हैं, मैप में दर्शाइए, तो आपको पंजाब पता है ही, हरियाणा इधर है ही, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये दे रखा है, राजस्थान मैप मैंने गलत बता रखा है, राजस्थान, बिहार इधर दे रखा है, लेकिन मैप में मिसप्रिंट कर रखी है, ठीक है ना, गलती कर रखी है मैप में। अब बात करते हैं इधर देखो, हमने पढ़ ली रबी की फसल में, गेहूं पढ़ लिया और चावल पढ़ा। अब पढ़ते हैं मोटे अनाज के रूप में। जो मोटे अनाज है उनको खाने के रूप में ग्रहण करते हैं, वो कौन कौन से? ज्वार एक मोटा अनाज है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में इनका उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाजरा भी है जो खरीफ की फसल का स्रोत है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात और महाराष्ट्र में इनका उत्पादन करते हैं। और रागी फसल है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड। पोषक तत्व की भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है मोटे अनाजों में, ये पोषक तत्व के स्रोत हैं मोटा अनाज। अब बात करें मैप के बारे में, बात करें तो मैप में आपको दर्शा रखा है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ज्वार दे रखा है इन क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर बात करते हैं बाजरा का उत्पादन राजस्थान में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। रागी बात करें कर्नाटक में और झारखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में रागी का उत्पादन करते हैं। मोटे अनाज से होने वाले लाभ, अरे मोटे अनाज खाने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं उसके बारे में बात करें तो फाइबर की मात्रा भरपूर पाई जाती है इसमें, आयरन की मात्रा, कैल्शियम से भरपूर ये उपलब्ध होते हैं। बात करें पचने में आसान भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं मोटे अनाज के रूप में। डायबिटीज की बीमारी आपने उसके उपयोग में लाभदायक होते हैं, मोटापा को नियंत्रण भी करते हैं ये, और पर्यावरण के लिए फायदेमंद भी होते हैं। मोटे अनाज अधिकांश लोग इनका उपयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देखो आपने मैं उसमें दे रखा है, रोटी दे रखी है, चावल जैसे कि इडली सांभर खाते हो ना, वो सारे इसमें दे रखे हैं मोटे अनाज के रूप में। बाजरा, राई, रागी ये क्या है? मोटे अनाज के स्रोत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मक्का। किसके बारे में करेंगे? मक्का के बारे में। मक्का एक खरीफ की फसल है भैया, खरीफ की फसल है, तो कभी कभी रबी में बो जा सकती है। वो जलवायु के अनुसार इस समय हम रबी की फसल में और खरीफ की फसल में बो सकते हैं। बात करें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनके क्षेत्र कौन कौन से? कर्नाटक में भैया, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में इनका उत्पादन होता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार। जैसे मक्का की फसल दे रखी है, मक्का के दाने आपको दे रखा है, भुट्टे अपन सेकने, जो व्यापार करने वाले लोग रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे आपको, जो भुट्टा आपने खाया होगा, मक्का की रबड़ी आपने खाई होगी, मक्का की सब्जी आपने खाई होगी, ये दे रखा है। मक्का के लाभ बताते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो मानव और पशु आहार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जो आप मानव पशुओं को जो आहार के रूप में उपलब्ध करवाते हो खाद्य सामग्री, उसमें अधिकांश मात्रा मक्के की होती है। बात करें ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत माना जाता है इसे, और पाचन में सहायक और फाइबर की अधिक मात्रा होने के कारण ये लाभदायक माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दालों के रूप में। दाल भी एक खाद्यान्न फसलों के रूप में जानी जाती है, जो अधिकांश हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में इनका उत्पादन करते हैं, जिसका तापमान थोड़ी अधिक कम या वर्षा के दिनों में माना जाता है। इधर देखो प्रमुख क्या है? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, ये प्रमुख दालें हैं
अब बात करते हैं इसकी परिस्थिति कौन से जलवायु में उनका उत्पादन होता है। शुष्क परिस्थितियों में इनको उगाया जाता, यानी सूखे क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उनका उत्पादन हम कर सकते हैं। बात करें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी में भैया इनकी नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ावा देती है। जितनी भी दालें फलीदार फसलें होती है वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ावा देती है। क्षेत्र मध्य प्रदेश में इनका उत्पादन होता है, राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में इनका उत्पादन किया जाता है। बात करें जैसे आपको दे रखा है दालें, मध्य प्रदेश की बात करें तो भैया अरहर, चना, उड़द, मूंग, मुख्य रूप से मालवा और बुंदेलखंड नर्मदा वाले क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में इन दालों का उत्पादन करते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान प्रदेश में भैया मूंग, मोठ, चना प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर क्षेत्रों में इन दालों का उत्पादन किया जाता है। बात करें महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में अरहर, उड़द, मूंग, विदर्भ, मराठवाड़ा अर्थात पश्चिमी जो महाराष्ट्र का पश्चिम वाला भाग है उन क्षेत्रों में इन दालों का उत्पादन करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मैसूर, चना, मटर, पूर्वांचल और बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में चना और मटर और मैसूर की दालों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। बात करें कर्नाटक की, तूर वाली दाल होती है, उड़द वाली, मूंग विशेष रूप से उत्तरी कर्नाटक में इन क्षेत्रों में इन दालों का उत्पादन करते हैं। बात करें जो मैप में आपको दे रखा है, मैप को भी आप